Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Live Shin Academy Crafting Lives. दोस्तों ये वीडियो है मई मंथ के सेकेंड वीक की, जहां पर हम 8th ऑफ मई से 14th ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पर कवर होंगे। और जैसे कि अभी तक जितने बच्चों ने सीईटी का पेपर दिया है और जितने बच्चों से मैंने अभी तक बात करी है, सभी से अमूमन एक चीज यहाँ पर सुनने को मिल रही है कि सर पेपर काफी इजी था, और जो भी चीजें आपने पढ़ाई, जो भी चीजें प्लेटफॉर्म पर हुई, ऑलमोस्ट वही से चीजें जो है वो घूम फिर के आ रही थी। तो बेसिकली बढ़िया चला गया पेपर, और बहुत अच्छा लगा, सुनकर भी मजा आया कि बच्चों का पेपर जो है वो अच्छा जा रहा है। और हमारी तरफ से, अगर आप लोग स्टार्टिंग से चैनल से जुड़े हुए थे, तो बिल्कुल भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर नहीं हुई होगी पेपर को सॉर्ट आउट करने में। और जिनके पेपर्स आने वाले हैं अब नेक्स्ट मंथ, जिनके पेंडिंग है, या इस मंथ के लास्ट में जिनके पेंडिंग है, उनको मई मंथ का भी करंट एक बार देख लेना चाहिए, है ना। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ये चैनल, और प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका एक लाइक बहुत ही फ्यूल की तरह काम करता है मेरे लिए, कि मैं इस तरह की वीडियोस इन फ्यूचर टाइमली चैनल पर अपडेट करूं। आइए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला करंट है मई 5। तमिलनाडु यहाँ पर ट्रेडर्स डे ऑब्जर्व करेगा अब हर साल मई 5 को। इससे पहले कभी नहीं तमिलनाडु ने ये बोला था। तमिलनाडु ने बोला कि हमारे स्टेट में ट्रेडिंग कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो उनके रिकॉग्निशन में मई 5 को यहाँ पे ट्रेडर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, रोमानियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। नाम है इनका मार्शल क्लोलैको। मार्शल क्लोलैको, ही हैज, सॉरी, काइलैको, कोइलैको, सॉरी सॉरी, रोमानियन रोमानियन प्राइम मिनिस्टर मार्शल कोइलैको जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एंड सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो है उन्होंने सरकार छोड़ दी है। क्यों भाई? वाई सोशल डेमोक्रेट पार्टी लेफ्ट द गवर्नमेंट, बाय मिस्टर मार्शल रिजाइन? क्यों? क्योंकि राइट विंग नेशनलिस्ट कैंडिडेट जो है जॉर्ज सिमोनियन, सॉरी सिमिनियन, जॉर्ज सीमियन जो है ये जीत गए हैं। जॉर्ज सीमियन जीत गए हैं, इसलिए जो लास्ट पीएम थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करना ही चाहिए। रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट है, और यहाँ पे लियू, रोमानियन लियू नाम से करेंसी चलती है। इसके बाद फ्रेंड्स, कंजर्वेटिव लीडर जो हैं जर्मनी के, नाम है इनका फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जीत गए हैं, एंड ही हैज बिकम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी नाउ। इन्होंने सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में मेजोरिटी हासिल कर ली है इन द लोअर हाउस ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। 630 लॉ मेकर्स में से 325 ने मर्ज के फेवर में वोट किया है। तो जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर और स्टीन मीरर। और अब जो चांसलर हैं, जनरली जर्मन चांसलर ही ये समझिए सबसे पावरफुल होता है, तो वही सारे काम करता है। तो जर्मन, द न्यू जर्मन चांसलर इज फ्रेडरिक मर्ज। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इनको बधाई दी। और कैपिटल है जर्मनी की बर्लिन। यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है बेटा। इसके बाद यू ऑल नो इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने, हमारा जॉइंट मिलिट्री अटैक था, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों ने मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान को दिखा दिया कि इंडिया को पापा ऐसे ही नहीं बोलते। तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पीओजेके में टेररिस्ट कैंप्स जो हैं वो हम लोगों ने उड़ाए 7 मई के दिन। सुबह आपको बता दूं 1:05 से 1:30 के बीच में 25 मिनट तक ये ऑपरेशन जो है ये चला। और इंडिया की स्पीड, इंडिया का प्रिसीशन अटैक, इंडिया का कोऑर्डिनेशन दुनिया ने देखा। हमने इन टोटल 9 टेररिस्ट कैंप्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, जिसमें से 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे और 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में थे। 24 प्रिसीशन मिसाइल स्ट्राइक्स हम लोगों ने इन 9 टेरर कैंप्स को उड़ाने के लिए करी। इसमें कौन कौन से टारगेट्स इंक्लूडेड थे? पहला था मरकज सुबहान अल्लाह, और ये है बहावलपुर में। फिर है मरकज ताइबा, ये है मुरीदके में। फिर है सारजल, जो कि तेहरा कलान में था। महमूना जोया सियालकोट में था। मरकज अहले हदीत, जो कि भिनबेर में था। मरकज अब्बास कोटली में था। मस्कर मस्कर रहील शाहिद इन कोटली। शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। मरकज सईदना बिलाई, ये भी, सॉरी, बिलाल, सईदना बिलाल, ये भी मुजफ्फराबाद में था। कौन कौन सी वेपन्स हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज करी? तो इंडिया यूज स्कैल्प मिसाइल, जो कि हमारी तरफ से क्रूज मिसाइल है। लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 250 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और दूसरा था हमारा हैमर बॉम्ब, जो 50 से 70 किलोमीटर तक के टारगेट को
डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये भी प्रिसीशन गाइडेड स्टैंड ऑफ बॉम्ब है। इसके बाद दो महिला ऑफिसर हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में भी आपको फोर फ्रंट में दिखी। इसमें है एक कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरे है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो इनके नाम मत भूलिएगा, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। एयरटेल अफ्रीका ने स्टारलिंक के साथ जो है वो कोलैब कर लिया है, एयरटेल अफ्रीका ने। और अब स्टारलिंक की सैटेलाइट्स की मदद से जो इंटरनेट है, ये मतलब सैटेलाइट इंटरनेट एयरटेल अफ्रीका में भी देगा। और बहुत ही जल्द भारतीय एयरटेल ये कोलैबोरेशन के तहत ये सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में भी लॉन्च करेगा। तो स्टारलिंक की फैसिलिटीज बहुत ही जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगी, है ना जी। इसके बाद चलते हैं आगे। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने हिस्टोरिक पैक्ट साइन कर लिया है, जो कि कई सालों से दोनों के बीच में पेंडिंग चल रहा था। इंडिया मना कर रहा था, यूके चाह रहा था कि वो कर ले, और ये था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 साल के लंबे इंतजार के बाद यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में साइन हो चुका है। इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ये बढ़ेगा। दोनों कंट्रीज का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ बढ़ेगा और मजबूत होगा। मोबिलिटी होगी प्रोफेशनल्स, और दोनों ही कंट्रीज के सेंसिटिव सेक्टर्स को यहाँ पर सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। आप ये मान के चलिए कि जो भी 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स यूके में होते हैं, उन पर जो भी यूके ड्यूटीज वगैरह इम्पोज करता था, वो जीरो हो जाएगी। जीरो ड्यूटी के साथ अब आप यूके में चीजों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसमें इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवियर सेक्टर, मेराइन प्रोडक्ट सेक्टर, लेदर एंड जेम्स प्लस ज्वेलरी एंड ऑटो कंपोनेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस जीरो ड्यूटी का। इसके बाद इंडिया भी यूके के गुड्स पर जो टैरिफ लगाता था वो भी 90% तक कम करेगा। जैसे कि विस्की विस्की पर टैरिफ लगते थे 150% से 75% तक के टैरिफ, जिसको कम करके 40% किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी यूके से आने वाले सामान है इंडिया में, जैसे कॉस्मेटिक्स, ऑटो पार्ट्स, सैलमन, मेडिकल डिवाइसेस, कन्फेक्शनरी, इन पर भी जो हम लोगों ने टैरिफ्स लगा रखे थे वो हम लोग कम करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मई 6 को इंडिया ने सेलिब्रेट किया, मतलब दुनिया ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल नो डाइट डे। और 8 मई को हम लोग 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं। द फर्स्ट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे, एंड द वन इज वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। इस भाई वर्ल्ड थैलीसीमिया डे की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टुगेदर फॉर थैलीसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। थैलीसीमिया डे का थीम रहा। इसके बाद फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक नई बॉडी बना दी है, FIMMD, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस बॉडी को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दे दिया गया है। तो इंडिया में अब जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसको रेगुलेट करना। फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा दो तरीके की होती हैं, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अब आरबीआई सामने नहीं आएगा। आरबीआई ने एक नई बॉडी बना दी है, FIMMD। तो अब फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करेंगे, और इसी फाइनेंशियल मार्केट में आप लोगों को कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई को और भी बहुत सारे काम है ना यार, वो बैंक्स को रेगुलेट करे या वो इन सब चीजों को देखे, आरबीआई क्या क्या चीजें करे। इसके बाद बेटा इंडिया जो है वो बहुत ही जल्द जापान को ओवरटेक कर जाएगा, ऐसा IMF की अप्रैल आउटलुक रिपोर्ट में आया। जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया भी था, इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी IMF ने शो किया, है ना। तो वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया 2025 में जापान को सरपास करके बन गई है, ऑलरेडी बन गई है। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी जो है वो $4.18 बिलियन जो है वो 2025 में हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टू रीच है। और अभी इस समय जापान का जो है वो 4.186 है, हमारा कितना हो जाएगा 4.187। तो बहुत माइन्यूट मार्जिन से पीछे चल रहे हैं वैसे हम अभी। बट फिर भी अगर IMF की, अगर हम पिछले वीक जो मैंने कवर करी थी वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो उसमें ऑलरेडी इंडिया को फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद आने वाले 2 सालों में तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है आने वाले 2 सालों में और भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस इंडिया में देखने को मिलेंगे।
इंडिया भले ही 6% से ग्रो करे, आईएमएफ की रिपोर्ट बोलती है कि 6% के साथ भी इंडिया को हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बोलेंगे, जबकि 6% हमारे लिए बहुत बुरा है। हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम डबल डिजिट, नहीं नहीं तो नहीं 9% के आसपास हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। इसके बाद महाराष्ट्र ने आदि शक्ति अभियान जो है वो चलाया। आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र ने अहिल्याबाई होलकर के 300 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए चलाया। तो अहिल्याबाई होलकर के 300 बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र में चलाया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डिलीवरी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर स्कीम, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चलाती है, उनको सही पोजीशन तक वो पहुंचे, उनकी डिलीवरी बेहतर हो, उसके लिए इस कैंपेन को चलाया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केरला गवर्नमेंट ने बेटा यहाँ पे लॉन्च कर दिया है ज्योति स्कीम। ज्योति स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय केरला गवर्नमेंट। और इस स्कीम के अंतर्गत जो माइग्रेंट बच्चे हैं, है ना, माइग्रेंट चिल्ड्रन जो है, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर आया जाएगा। खासकर कि माइग्रेंट चिल्ड्रन बहुत सारे हैं। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर ज्योति स्कीम में जनरली माइग्रेंट वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं, आपको पता ही होगा, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जब वो एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं तो वो बच्चों का ध्यान नहीं रखते कि उनको भी स्कूल में डालना है नहीं डालना। तो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों को पब्लिक स्कूल्स आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाए, उसका यहाँ पर केरला की सरकार जो है वो ध्यान रख रही है। उसके लिए ज्योति स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एज वाइज इंटीग्रेशन भी होगा, जैसे 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी को ज्वाइन करेंगे और 6 साल से ऊपर के बच्चों को सरकारी स्कूल में जो है वो यहाँ पर लेकर आया जाएगा। तो बढ़िया चल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अगला है, रशिया ने यहाँ पर दिल्ली मेमोरियल अनवील कर दिया है। और ये दिल्ली मेमोरियल जो है रशिया में है। और इस रशिया में जो दिल्ली मेमोरियल खुला है, सॉरी, दिल्ली मेमोरियल जो आपको यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिलेगा, जो रशिया ने अपनी एम्बेसी में अनवील किया है। रशियन एम्बेसी जो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में, उस एम्बेसी के अंदर आपको दिल्ली मेमोरियल देखने को मिलेगा। और उस दिल्ली मेमोरियल में बीजू पटनायक, इनको ऑनर दिया गया है। बहुत ही कम लोग जानते हैं इनके बारे में। आपको बता दूं, बीजू पटनायक ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1936 में ज्वाइन करा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे ये बीजू पटनायक। और ये पहले ऐसे मतलब मान के चलिए, पहले ऐसे सोल्जर हैं जिनके कॉफिन को 3 देशों के झंडे से ड्रेप किया गया था, इंडिया, इंडोनेशियन एंड रशियन फ्लैग्स। तो सिंबलाइज करता है कि बीजू पटनायक जी का ग्लोबल इम्पैक्ट कितना खतरनाक होगा। तो 3 देशों के झंडे इनके कॉफिन पर आपको देखने को मिलते हैं। पटनायक ने डगलस C-47 डेकोटास नाम से जो फाइटर जेट है वो अपना उड़ाया था। और एनिमी डिफेंसेस को इन्होंने अगस्त 1942 से फरवरी 1943 में, जो वो है जनरली एनिमी डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सर ने क्रिटिकल सप्लाईज सोवियत फोर्सेस को डिलीवर करी थी। तो सर यहाँ पे डगलस C-47 डकोटा जो फ्लाइट थी, जो क्राफ्ट था, आर्मी का ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट होता है ये, फाइटर जेट नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये आर्मी के ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट को इन्होंने उड़ाया और एनिमी डिफेंसेस के ऊपर से उड़ाया। और सोवियत फोर्सेस को इन्होंने क्रिटिकल सप्लाईज पहुंचाई। मतलब वो सप्लाईज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। 22 माओइस्ट को मार दिया गया है इन द मिशन संकल्प। तो छत्तीसगढ़ में मिशन संकल्प चलाया गया था, जो कि एक एंटी माओइस्ट ऑपरेशन था। और इस मिशन संकल्प के अंतर्गत 22 माओइस्ट मार गिराए हैं इंडियन आर्मी ने। ठीक है जी। वो बात अलग है कि 15,000 सिक्योरिटी पर्सनल के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। और ज्यादातर अ, छत्तीसगढ़ की साउथ वेस्ट फॉरेस्ट बॉर्डर एरिया में ये ऑपरेशन चल रहा था, विच इज इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। जनरली बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद फ्रेंड्स ईरान ने यहाँ पर दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया, सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया। और ईरान का कहना है कि इनकी ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये 1200 किलोमीटर तक के जो टारगेट्स हैं उसको खत्म कर सकती है। तो हूती स्ट्राइक्स जो इस समय चल रही हैं, है ना, उसमें ईरान की ये मिसाइल काफी ज्यादा कारगर होगी।
और इस मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? गासिम, गासिम बासिर। तो गासिम बासिर नाम से ये मिसाइल ईरान ने लॉन्च करी है। ये अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर लंबी है और 7 टन के आसपास इसका वेट है। ईरान की कैपिटल तेहरान है, यहाँ पे रियाल नाम की करेंसी चलती है। मसौद पेजेश्कियन ईरान के प्रेसिडेंट है। इसके बाद बेटा रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है एंड ही टुक रिटायरमेंट जस्ट बिफोर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। इन्होंने अपना टेस्ट करियर 2013 में शुरू किया था और 2025 से 27 जो है सर, गजब तरीके से आपको मैं बताऊं, उससे पहले ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट कोई बात नहीं। और इन्होंने बोला कि मैंने रिटायरमेंट इसलिए लिया है क्योंकि 2025 2027 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा उसमें मैं चाहता हूं कि मेरी जगह कोई यूथ लीडर जो है वो यहाँ पर संभाले, टीम को संभाले। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने पिछले वीक के करंट में कवर किया था विक्ट्री डे सेलिब्रेशन जो रशिया में होता है हर 9 मई को। नाजी जर्मनी के ऊपर जो इन्होंने विक्ट्री हासिल करी थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए होता है। तो इस विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में इंडिया की तरफ से जो है वो राजनाथ सिंह पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये मिस करा। और क्यों किया तो मैंने आपको बताया था, पहलगाम अटैक के बाद जो 7 मई को इंडिया ने पहलगाम अटैक का बदला लिया, उसके बाद थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था, मतलब इसलिए ही पोस्टपोन हिज लाइक हिज प्लान टू विजिट रशिया। इसके बाद फ्रेंड्स वियतनाम ने यहाँ पर 10 साल का रिन्यूएबल गोल्डन वीजा जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर गजब चीज है ये रिन्यूएबल 10 साल का गोल्डन वीजा है जो आपको वियतनाम में लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी देगा, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, और वो लोग जो टूरिस्ट हैं वो लोग भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे वियतनाम रह सकते हैं। और पर्टिकुलरली इंडिया के लोगों को काफी फायदा होगा, है ना। तो ये 10 साल का रिन्यूएबल रेजिडेंसी वीजा वियतनाम आपको दे रहा है, खास करके इन्वेस्टर, डिजिटल नोमैड्स, हाईली स्किल्ड वर्कर्स और इवन टूरिस्ट। बहुत सारे टारगेट एरियाज हैं जैसे कि आईटी, डिजिटल सर्विस, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी सेक्टर्स को वियतनाम में इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ऐसा वियतनाम को लगता है इनके इस पॉलिसी के बाद। इसके बाद बेटा कोजी कोडे की बात करते हैं। तो कोजी कोडे ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गोल्डन एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में अपना स्थान जो है वो यहाँ पे ग्रहण कर लिया है। तो कोजी कोडे जो है उसने ऑफिशियली यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है, एंट्री दर्ज कर ली है इन WHO ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, जिसको GNAFCC कहते हैं। तो यहाँ पर ये WHO की तरफ से एक लिस्ट बनाई जाती है जो 2010 में स्टेब्लिश हुई थी, और दुनिया भर की 50 कंट्रीज की बहुत सारी सिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। वो सिटीज जो एज फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को ना तो केवल प्रमोट करती हैं बट दुनिया भर में उसको कनेक्ट करने के लिए भी बहुत से काम करती है। तो इंडिया की तरफ से केरला की कोझिकोडे सिटी इसमें ऐड हुई है। इसके बाद दोस्तों हरियाणा ने लॉन्च कर दिया है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। आपसे पूछा जाए ना कि ये पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, जिसमें वेटरन आर्टिस्ट जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा, ये कौन सी स्कीम ये स्टेट ने लॉन्च करी है? तो स्टेट का नाम मत भूलिएगा, स्टेट है हरियाणा। हरियाणा ने लॉन्च करा है ये, है ना। हरियाणा के बारे में आपको बता दूं तो चीफ मिनिस्टर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, नायब सिंह सैनी। तो सर ये पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना में होगा क्या? तो वो सारे सीनियर आर्टिस्ट जो अब तो काम नहीं करते क्योंकि एज हो गई है, बट वो कभी म्यूजिक, डांस, थिएटर, पेंटिंग जैसे स्पोर्ट्स, या सॉरी स्पोर्ट्स नहीं, पेंटिंग जैसे आर्ट में इन्वॉल्व थे, ठीक है ना, उनको मंथली जो है वो यहाँ पे अलाउंस एक तरीके से दी जाएगी। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि कम से कम इस फील्ड में आप लोगों का 20 साल का एक्टिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, एंड यू शुड बी वेरीफाइड बाय परिवार पहचान पत्र। तो परिवार पहचान पत्र से आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। प्लस आपकी एनुअल इनकम जो है वो 1,80,000 तक होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। इसका मतलब महीने का 10,000 कमाते हो आप तो आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनकम लिमिट थोड़ी ज्यादा ही कम कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने अप्रैल मंथ में कवर किया था, फ्रैंक पोप फ्रैंकिस जो है उनकी डेथ हो गई थी।
तो अब नए पोप जो है, जो वेटिकन सिटी में रहेंगे, उनका नाम है पोप लियो द 14th। लियो द 14th यहाँ पर नए पोप बने हैं, और ये पहले पोप है जो अमेरिका से इलेक्ट हुए हैं। यस। तो आपको बता दूं, ही इज द फर्स्ट अमेरिकन पॉन्टिफ इलेक्टेड पोप। तो अमेरिकन कार्डिनल पोप है, नाम है इनका रॉबर्ट फ्रैंकिस प्रीवोस्ट। प्रीवोस्ट। ही हैज बिकम नाउ द 267th पोप। तो ये 267th पोप बने हैं वेटिकन सिटी के। और इनका नाम क्या पड़ा है? तो इनका नाम पोप बनते ही पड़ गया है लियो द 14th। लियो द 14th। असली नाम क्या है इनका? असली नाम है इनका रॉबर्ट फ्रैंकिस प्रीवोस्ट। तो फॉलोइंग द डेथ ऑफ पोप फ्रैंकिस, ही हैज बिकम द न्यू पोप ऑफ वेटिकन सिटी। और पहली बार, जैसे कि मैंने बोला, कि कोई अमेरिका की तरफ से पोप बना है, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च का। तो गजब चीज है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसको डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। तो ये आईएनएस अर्नाला में बैठा हुआ इंडियन नेवी का स्टाफ आपको दिख रहा होगा। ये शैलो वाटर में स्विम कर सकता है, मतलब जहाँ पे पानी कम हो, प्लस सबमरीन्स वगैरह को मार सकता है। तो इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। नाम है इसका आईएनएस अर्नाला। इसको बनाया किसने है? तो बेटा दो कंपनीज ने मिलकर इसको बनाया है। एक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, GRSC एंड इंजीनियर्स, ये वेस्ट बंगाल में है। और दूसरा है LNT शिपयार्ड। तो दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और आपको बता दूं, मैक्सिमम इस शिप में जो कंपोनेंट्स लगे हैं, वो इंडियन मेड कंपोनेंट्स लगे हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अंडर वाटर सर्विलेंस ये शिप कर पाएगा, इवन इन शैलो वाटर ऑल्सो। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे इस शिप से। माइन लेइंग कैपेसिटी है इस शिप के पास, पानी में माइन बिछा सकती है ये शिप। लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन कर सकती है ये शिप। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफी ज्यादा कारगर है ये शिप। जैसे कि मैंने बोला, सबमरीन्स को डिटेक्ट करके उनको फोड़ देती है ये। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द 20th सेशन ऑफ यूएनएफएफ, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। और ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की जो मीटिंग है, 20th मीटिंग जो है, ये न्यूयॉर्क में हुई, अमेरिका के सिटी न्यूयॉर्क में हुई। और ये यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट जनरली हाईलाइट करता है अचीवमेंट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, और बिग कैट कंजर्वेशन से रिलेटेड। जो जितने भी प्रैक्टिसेस दुनिया भर में हो रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जनरली हाईलाइट करती है। तो यहाँ पर इंडिया ने दुनिया भर को बताया कि भैया, बिग कैट का तो छोड़ ही दो आप। 1973 में तुम्हारे भाई ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, जिसको 50 साल 2023 में हो गए। और हमने 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, वो भी लॉन्च कर दिया। और हम तो चाहते हैं कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में पार्टिसिपेट करें। हम तो खैर प्रोजेक्ट टाइगर में केवल बिग कैट की एक ही प्रजाति जो है टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं, बट हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम दुनिया भर में 7 जो बिग कैट की प्रजातियां हैं उनको बचा सकते हैं, जिसमें टाइगर, लायंस, लेपर्ड, जेगुआर, स्नो लेपर्ड्स, प्यूमास और चीता आते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला कि सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तो बात ही मत करो। तुम्हारे भाई ने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन चलाया था, जिसमें से हमने 1.4 बिलियन सीडलिंग्स पूरे इंडिया भर में प्लांट करवा दी। फिर बात करते हैं सर फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हम इंडिया में चलाते हैं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट को 7.86 तक बढ़ा दिया, 7.86% तक बढ़ा दिया। फिर हमने ग्रीन इंडिया मिशन भी चलाया, जिसमें हमने 1.55 लाख हेक्टेयर्स लैंड पर एफॉरेस्टेशन करा। तो मतलब हर चीज में एक्सपीरियंस है जी हमें। तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की 20th मीटिंग में तुम गए और तुमने धमाल मचा दिया दुनिया भर में। इसके बाद दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है अग्रीज अग्रीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रज्ञा। तो वर्ल्ड बैंक के यहाँ पर आप लोगों को जो चीफ है, माफ कीजिएगा, मैं एक बार, मतलब आप चेक कीजिएगा, आई थिंक जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, या हो सकते हैं कि चेयरमैन भी हो। तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का जो नाम है, उनका नाम है अजय बांगा। तो ये आपको अजय बांगा जी दिख रहे हैं।
इंडियन ओरिजिन के इंसान है ये, अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक के इस समय चेयरमैन है। ऊपर लिख देता हूं मैं, अजय बांगा। तो अजय बांगा आपको यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के साथ दिख रहे होंगे। और इन दोनों ने मिलकर, मतलब वर्ल्ड बैंक और यूपी ने मिलकर, अग्रीज, यूपी अग्रीज और एआई प्रज्ञा, दो प्लेटफॉर्म, दो प्रोग्राम लॉन्च करे हैं। और इन दोनों प्रोग्राम की मदद से एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनोवेशन और डिजिटल अपस्किलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्रीकल्चरल इनोवेशन और डिजिटल अपस्किलिंग को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है यूपी अग्रीज क्या है। यहाँ पर अग्रीज का मतलब है एक्सेलरेटेड ग्रोथ थ्रू रेजिलियंट, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और एआई प्रज्ञा क्या करेगा? एआई प्रज्ञा 10 लाख यंग लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से बढ़िया काम किया है यूपी ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। इसके बाद बेटा यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है, वो इस बार किसको दिया गया? इस बार यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला ला प्रेंसा, ला प्रेंसा नाम का अखबार जो है उसको ये दिया गया है। ये निकारगुआ का अखबार है, हिस्टोरिक न्यूज़पेपर है, ला प्रेंसा। और आपको बता दूं कि इतने मुश्किल समय से ये अखबार निकला, बट फिर भी इस अखबार ने ट्रुथ और अकाउंटेबिलिटी का दामन नहीं छोड़ा। इस वजह से यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ला प्रेंसा, इस न्यूज़पेपर को, नकारगुआ के इस न्यूज़पेपर को प्रेस फ्रीडम प्राइज के लिए चुना। इसके बाद मई 11 को दोस्तों मदर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। बहुत सारे लोग होंगे जो आज मुझे सुन रहे होंगे, उन्होंने मदर्स डे के दिन रीले अपलोड करी। आगे पीछे पता नहीं तुम क्या करते हो, बट उस दिन हमने जरूर करी। हालांकि मैंने नहीं करी, ठीक है, मैंने भी करी, क्यों झूठ बोले। मई 11 की बात करते हैं बेटा। मई 11 को एक और दिन होता है विच इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन की शुरुआत 1998 में करी थी, क्योंकि 1998 में 11 मई के दिन ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था। और इस ऑपरेशन शक्ति में पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा पोखरण में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 1998 में 3 न्यूक्लियर बॉम्ब हमने पोखरण में फोड़े थे अंडर ऑपरेशन शक्ति। इंडिया बिकेम द ट्रू न्यूक्लियर पावर। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। इसके बाद मई 12 की बात करते हैं। मई 12 को इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट होता है। और इस बार जो थीम रखी गई वो था आर नर्सिस आर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सिस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ये है माटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, वो डिलीवरी के बाद कितनी वुमेन मर जा रही हैं, दैट इज कैलकुलेटेड अंडर माटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो। तो ये की इंडिकेटर है हमारी कंट्री के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो इट इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ माटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ इन अ गिवन पीरियड। तो ये तो हो गया माटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का एक जनरली आपके सामने जो वो है, क्या कहते हैं, डेफिनेशन। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा विच इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो जो माटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसमें हमारी कंट्री ने इम्प्रूव किया है। हमारा पहले 2018-20 में माटरनल मोर्टेलिटी रेट 97 होता था। 2017 से 19 में 103 होता था। निरंतर घटता जा रहा है, अच्छी बात है। तो 2019-2021 में अब ये 93 पहुंच गया है। मुझे पता है कि डेटा थोड़ा इन्होंने पुराना दिया है, बट जो रिसेंट डेटा है वो आप लोगों को पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। माटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को इंप्रूव करने के लिए हमारे इंडिया में कौन कौन सी प्रोग्राम चल रहे हैं? तो चल रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलफेयर वेलनेस सेंटर, पोषण अभियान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें माताओं की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है, यहाँ पर की जाती है इंप्रूव। इसके बाद फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस ने लॉन्च कर दिया है नई दिशा। नई दिशा नाम से एक प्रोग्राम, जिसमें वो सारे बच्चे जो स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स, उनको दोबारा से स्कूल में लाया जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है ये डोर टू डोर आउटरीच प्रोग्राम है, और इसकी
इस प्रोग्राम में दिल्ली पुलिस ने एनजीओ के साथ पार्टनर किया है, स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करी है, कुछ सोशल वर्कर्स यहाँ पर हायर करे हैं, बच्चों को घर घर जाकर मोटिवेट करेंगे कि उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ा, उनके माँ बाप से बात करेंगे कि आपने क्यों छुड़वाया, वाई डोंट यू सेंड योर लाइक किड्स बैक टू द स्कूल, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, वी विल सॉर्ट इट आउट, कुछ इस तरीके से। दोस्तों विराट कोहली ने यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है आफ्टर रोहित शर्मा, जहां तू वहां मैं, ऐसा लग रहा है। रोको इनकी जोड़ी को बोलते थे, रोहित एंड कोहली की जोड़ी को रोको कहा जाता था। तो रोको, यस, बोथ ऑफ द प्लेयर्स दे हैव टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। और इससे पहले दोनों ने इकट्ठा T20 फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट लिया था, एंड नाउ वी आर वेटिंग। मैं पता नहीं कैसे हम एक्सेप्ट कर भी पाएंगे इसे या नहीं, कि ये ओडीआई से अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो क्या होगा। तो एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है इंडियन क्रिकेट का। बीसीसीआई ने तो खैर विराट कोहली को बोला भी है कि एक बार रिकंसिडर करो अपने प्लीज मतलब स्टेप को। बीसीसीआई ने और आईसीसी भी ऑफ कोर्स बोलेगी ही। तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। और कोहली की बात करते हैं तो इन्होंने 123 टेस्ट मैचेस अभी तक खेले हैं। वो बात अलग है कि 10,000 रन का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, स्टीव स्मिथ ने कर लिया है, उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है इसी साल। बट 9,230 रन जो कोहली भाई साहब है इन्होंने स्कोर कर लिए हैं। और ये फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर है टेस्ट मैचेस में फ्रॉम इंडिया। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन जिसने टेस्ट क्रिकेट में स्कोर करे हैं वो है लेजेंड सचिन तेंदुलकर, फॉलोड बाय राहुल द्रविड़। उसके बाद आते हैं सुनील गावस्कर, और नंबर 4 पर आपके पास है रोहित, सॉरी विराट कोहली। इसके बाद फ्रेंड्स वर्ल्ड कप, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इस बार शंघाई में हुआ, चाइना के शंघाई में खत्म हो चुका है। और इन टोटल वी हैव वॉन 7 मेडल्स। 7 मेडल्स में से 2 गोल्ड जीते हमने, एक सिल्वर जीता, 4 ब्रॉन्ज जीते। और इस आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 जो है, ये तो स्टेज 2 है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 ये टर्की के अंतालिया में होगा। टर्की के अंतालिया में जून के महीने में आप उसको देखोगे। स्टेज 2 में तो खैर हमने अच्छे खासे मेडल जीत लिए। गोल्ड मेडल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मधुरा जी। और मेंस कंपाउंड टीम में अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव, ओजस, इन्होंने इंडिया को गोल्ड जिताया। सिल्वर मेडल में विमेन कंपाउंड टीम ने सिल्वर मेडल जीता, जिसमें ज्योति ज्योति चिकिता, मधुरा, ये आपको देखने को मिलेंगे। और ब्रॉन्ज मेडल में आपके पास है पार्थ, दीपिका, माधुरा एंड अभिषेक, ये मिक्स टीम में रहे। ऋषभ यादव मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल टीम से इन्होंने मेडल जिताया। इसके बाद फ्रेंड्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, फोर्थ एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, सॉरी एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें इंडिया की निरुपमा देवी ने 4th पोजीशन पर खत्म किया। मतलब शी फिनिश्ड एट 4th नंबर। हाँ ठीक है, टॉप 3 में तो नहीं आ पाई, बट निरुपमा देवी जो कि 24 वर्षीय वेट लिफ्टर है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4th आना हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है वैसे तो। वो निरुपमा देवी ने टोटल 206 किलो वेट जो है वो अपलिफ्ट किया। सबसे पहले 115 किलो वेट उठाया इन्होंने क्लीन एंड जर्क, एंड देन 91 kg इन स्नैच। मेडल की बात करते हैं तो मेडल तो नहीं जीत पाई, क्योंकि गोल्ड मेडल जीता चाइना के ली शुआंग ने, सिल्वर मेडल जीता फिलीपींस की एलरीन एन ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता साउथ कोरिया के मुनमिन ने। वो बात अलग है कि इंडिया की तरफ से कोई मेडल तो नहीं जीता, बट इन्होंने दिल जरूर जीत लिया, निरुपमा देवी। इसके बाद फ्रेंड्स मई 12 से 18 मई के बीच में यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। और इसकी थीम रखी गई मेक वॉकिंग सेफ, मेक साइकिलिंग सेफ। दिल्ली में तो पता ही है आपको, सड़क पर गाड़ियां हम ऐसे चलाते हैं जैसे कि हमने ही बनवाई है वो सड़क। तो ऐसे में वॉक करने वाले लोग भी और साइकिलिंग करने वाले तो बिल्कुल ही नहीं सेफ है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरीके से हटा दिया है, सबके लिए नहीं। वो लोग जो डिफेंस में है, मतलब वो लोग जिनके घर वाले डिफेंस में है, उन लोगों की फैमिलीज को किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर्टी टैक्स आंध्र प्रदेश में नहीं देना है। उन लोगों को 100% प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पर दिया गया है, और मेरे हिसाब से एक वेलकमिंग मूव है। और ये क्यों दिया गया है, थिंकिंग अबाउट दिस पहलगाम, जो पहलगाम का बदला हम लोगों ने लिया, उसके बाद आपको पता ही है एक्सकेलेशन जिस तरीके से बढ़ी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद ये फैसला आंध्र प्रदेश की तरफ से लिया गया कि हमारी विलेजेस में जितने भी फैमिलीज हैं, जिनके लोग बच्चे
डिफेंस में ऐसी फैमिली को कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देने की जरूरत नहीं। बट इट इज फॉर एक्टिव डिफेंस पर्सनल। रिटायर्ड हैं तो कुछ कर नहीं सकते, फिर तो देना पड़ेगा। एक्टिव डिफेंस पर्सनल अगर आपकी फैमिली से कोई है तो आपको नहीं देना। इसके बाद भुवन रिबू की बात करते हैं। भुवन रिबू इंडिया के पहले लॉयर बने हैं। इज अ फर्स्ट इंडियन लॉयर जिनको वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ने ऑनर, मतलब वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर ने इनको मेडल ऑफ ऑनर दिया। मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन एट द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025। ये वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 डोमिनिकन रिपब्लिक में होने वाला इवेंट था। पहली बार किसी इंडियन को ये मेडल दिया गया है। आज तक कभी किसी इंडिया के एडवोकेट ने ये मेडल नहीं जीता। तो ही इज द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव दिस मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन एट द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025। आपसे पूछा जाए तो ये वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ? डोमिनिकन रिपब्लिक। इसके बाद बेटा भूटान जो है ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने क्रिप्टो पेमेंट्स को टूरिज्म में इंटीग्रेट कर लिया है। मतलब आप क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं भूटान में। आपको पता ही है दुनिया की बहुत कोई भी कंट्री क्रिप्टो करेंसी को बैक नहीं करती है, और इन्होंने तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पेमेंट सिस्टम चला दिया है अपने टूरिज्म सेक्टर में। तो पहला सोवरेन कंट्री है दुनिया का जिसने क्रिप्टो करेंसीज के इस्तेमाल को अपने नेशनल टूरिज्म सर्विसेज में परमिशन दे दी है। मतलब आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइंस वगैरह तो लोगों ने खरीदे हैं। सोचो अगर आपके बिटकॉइंस आप कहीं पर इस्तेमाल कर पाए तो वो जगह भूटान है। ऐसे में ऑफ कोर्स कौन नहीं जाना चाहेगा भूटान। फिर बात करते हैं बेटा बंदारू दत्तात्रेय। बंदारू दत्तात्रेय की ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम है जनता की कहानी। इसको रिलीज कर दिया गया है। बंदारू दत्तात्रेय कौन है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, हरियाणा के गवर्नर है। और बंदारू दत्तात्रेय की जो ऑटोबायोग्राफी है उन्होंने खुद लिखी है, ये जनता की कहानी। इसको महाराष्ट्र सदन में लोगों के सामने अनवील किया गया न्यू दिल्ली में। इसमें नरेट किया गया है इनकी पर्सनल, इनकी पॉलिटिकल जर्नी। और अ, इस बुक में इनके एक्सपीरियंसेस लिखे गए हैं एज अ यूनियन मिनिस्टर एंड गवर्नर। इसके बाद फ्रेंड्स पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ एक बुक जिसको हिमांशु रॉय ने लिखा है, इसको भी रिलीज कर दिया गया है। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। कितने कैसे कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चीजें बदली, साल बदले, डिसीजंस बदले, वो सारी चीजें इस बुक में लिखी गई है बाय हिमांशु रॉय। इसके बाद इस बुक को पब्लिश करने वाली पब्लिकेशंस का नाम है रूपा पब्लिकेशंस। फिर बात करते हैं बेटा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूरिज्म की। तो फाजा, फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इस बार दुबई में हुआ। और ये सिक्स्थ इवेंट था जिसमें इंडियन शटलर्स ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई। हमने इस पूरे पैरा बैडमिंटन, फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टोटल मिला के 19 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड हालांकि एक ही रहा जो कि शिवरंजन और सुदर्शन जी ने मतलब जीता है। दे हैव वॉन द ओनली गोल्ड मेडल फॉर अस। बट हमने 4 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज जीते हैं इस फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। इसके बाद आज का आखिरी करंट है May 12, जिसमें हम इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और दोस्तों इसी के साथ हो जाता है वीडियो का अंत। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में आई होगी पूरी वीडियो। और जैसे कि मैंने बोला, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज डोंट गो, डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं बहुत ही जल्द मई मंथ के 3rd वीक के साथ। प्लीज बी ऑनलाइन और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को पहली बार मिले, पहले ही मिल जाए और आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर दिलवाने में हेल्प करे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपका एक लाइक मुझे मिल जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलिए मैं किसी की सक्सेस में रीजन तो हूँ। चलिए बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।